नमस्कार। आज हम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र की बात करने वाले हैं जो दिखाई नहीं देता। एक ऐसा मोर्चा जहां भारत की सुरक्षा और आर्थिक भविष्य हर सेकंड दांव पर लगा है। जी हां, ये दुनिया है डिजिटल वर्ल्ड की। तो चलिए इस साइबर भूल भुलैया के राज खोलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। 22,845 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानियां हैं जिनकी मेहनत की कमाई धोखेबाजों ने लूट ली। ये रकम हमें दिखाती है कि साइबर क्राइम का असर हमारे देश के आम लोगों पर कितना गहरा और कितना असली है। मतलब ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुश्मन है कौन? देखिए, ये जो हमले हो रहे हैं, ये कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं हैं। नहीं, इनके पीछे एक बहुत ही मॉडर्न और इंटेलिजेंट दुश्मन की सोची समझी रणनीति है। चलिए, इन खतरों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैंसमवेयर की। इसे आप एक तरह का डिजिटल अपहरण समझ सकते हैं। जरा सोचिए, आपकी सारी जरूरी फाइलें, तस्वीरें और डेटा सब कुछ अचानक लॉक हो गया है और उसे वापस पाने के लिए आपसे फिरौती मांगी जा रही है। और ये अब किसी अकेले हैकर का काम नहीं रहा। नहीं, ये तो अब अरबों डॉलर का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिजनेस बन चुका है। और अगर ये जानना है कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है, तो बस 2022 में दिल्ली एम्स पर हुए हमले को याद कर लीजिए। करीब 2 हफ्तों तक भारत का एक सबसे बड़ा और ज़रूरी अस्पताल लगभग ठप पड़ गया था। मरीजों की जान खतरे में थी। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल पर अटैक नहीं था, ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के दिल पर हमला था। अगला खतरा तो और भी ज्यादा शातिर और छिपा हुआ है। इसे कहते हैं एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स या एपीटीज। देखिए, ये कोई आम हैकिंग नहीं है। ये तो दूसरे देशों द्वारा स्पॉन्सर किए गए डिजिटल जासूसी मिशन होते हैं, जो महीनों या कभी-कभी सालों तक चुपचाप आपके सिस्टम में बैठे रहते हैं, आपकी जरूरी जानकारी चुराते रहते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल हमला असल दुनिया में कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। याद है 2020 में मुंबई पावर ग्रिड पर जो हमला हुआ था? कुछ घंटों के लिए भारत की फाइनेंशियल कैपिटल अंधेरे में डूब गई थी। ये सिर्फ डेटा चोरी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली बात है। तो इन सब खतरों को देखते हुए भारत क्या कर रहा है? चलिए, अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत अपनी रक्षा के लिए ये डिजिटल किला कैसे बना रहा है। सबसे बड़ा और अहम बदलाव है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना। पहले हम विदेशी सॉफ्टवेयर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, जिसमें हमेशा एक छिपे हुए बैकडोर का खतरा बना रहता था। मतलब एक ऐसी गुप्त खामी जिसका कोई और फायदा उठा सकता है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हटाकर स्वदेशी माया ओएस को अपना लिया है। ये हमारी डिजिटल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। भारत की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है ना, वो मल्टी लेयर्ड है। मतलब एक के बाद एक कई सुरक्षा की दीवारें हैं। पहली लेयर है आई4सी जैसी संस्थाएं जो डेटा का इस्तेमाल करके फ्रॉड से लड़ती हैं। दूसरी लेयर है हार्डवेयर को सुरक्षित करना, जिससे हमारे नेटवर्क में कोई भी संदिग्ध डिवाइस ना आ सके। और तीसरी और सबसे ज़रूरी लेयर है आम नागरिक, जिन्हें संचार साथी जैसे पोर्टल्स के जरिए अपनी सुरक्षा खुद करने की ताकत दी जा रही है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। दिसंबर 2023 तक संचार साथी पोर्टल ने 42 लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल फोन्स को ब्लॉक कर दिया था। ये दिखाता है कि जब लोगों को सही टूल्स दिए जाते हैं, तो वो साइबर सुरक्षा की लड़ाई में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और अब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, कानून की भी है। जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, वो सिर्फ सलाह नहीं देता, ये कानून उन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाता है जो लोगों का डेटा सुरक्षित रखने में लापरवाही करती हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का सिरदर्द नहीं, बल्कि कंपनी के बोर्ड रूम की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन गई है। लेकिन क्या हमारा ये डिजिटल किला पूरी तरह से अभेद्य है? हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो अब हमें पूरी ईमानदारी से उन कमजोरियों पर भी नजर डालनी होगी जो अभी भी हमारी सुरक्षा में मौजूद हैं। तो चलिए इस सीधे सवाल का सामना करते हैं। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या अभी भी कुछ ऐसी बड़ी दरारें हैं जिन्हें फौरन भरने की जरूरत है? यहाँ 3 बड़ी कमजोरियां साफ दिखती हैं। पहली, हम आज भी चिप्स और राउटर्स जैसे जरूरी हार्डवेयर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं।
दूसरी, हमारी अलग-अलग साइबर सुरक्षा एजेंसियां अक्सर एक दूसरे से तालमेल बिठाने के बजाय अकेले-अकेले काम करती हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो ये कि हम अपने पुराने पावर प्लांट्स और रेलवे सिस्टम को बिना पूरी सुरक्षा के इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा जोखिम है। और इन सब टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की बातों से भी बड़ी एक और दिक्कत है, और वो है स्किल्ड लोगों की कमी। जरा इस चार्ट को देखें। भारत में इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की 25 से 30 हजार नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन उन्हें भरने के लिए ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं। याद रखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी हमें नहीं बचा सकती, हमें इन डिजिटल हथियारों को चलाने वाले कुशल योद्धा भी चाहिए। अच्छा, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं ग्लोबल लेवल पर। साइबर क्राइम की कोई सरहद नहीं होती, वो दुनिया में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन कानून की सरहदें होती हैं। इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, पर यह उतना ही मुश्किल भी है। दुनिया इस मुद्दे पर फिलहाल दो खेमों में बंटी है। एक है बुडापेस्ट कन्वेंशन, जिस पर भारत ने साइन नहीं किया क्योंकि उसे लगता है कि ये दूसरे देशों को निगरानी की ज्यादा ताकत देता है। दूसरा है यूएन का कन्वेंशन, जिससे भी भारत ने अपनी संप्रभुता की चिंताओं के चलते दूरी बनाई हुई है। ये स्थिति दिखाती है कि इस समस्या का कोई एक आसान वैश्विक समाधान मौजूद नहीं है। तो इन सभी चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? भारत को अपने डिजिटल भविष्य को बचाने के लिए अब कौन से ठोस कदम उठाने होंगे? आगे का रास्ता 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, साइबर सिक्योरिटी को अब सिर्फ एक आईटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि देश की मेन नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग का हिस्सा बनाना होगा। दूसरा, हमें कानून और फोरेंसिक्स के क्षेत्र में अपनी टेक्निकल क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। तीसरा, सरकार और प्राइवेट कंपनियों को खतरा पहचानने और जानकारी साझा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। और चौथा, हर एक नागरिक को बड़े पैमाने पर साइबर जागरूक और डिजिटल साक्षर बनाना होगा। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और सबसे कड़े कानून भी तब तक अधूरे हैं जब तक कि देश का हर नागरिक खुद जागरूक ना हो। एक सतर्क और जानकार नागरिक ही हमारी साइबर सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। तो हम इस एक मौलिक सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत की ये जो तेज डिजिटल छलांग है, क्या ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश के भविष्य को तय करेगा।